क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट जय सिंह। तो समरी लेक्चर आने फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, सारे चैप्टर्स के समरी लेक्चर मिलेंगे। और समरी लेक्चर में क्या होगा, मैंने समझ लिया है कि आपको पूरा लेक्चर का समराइज देना है। और मैं पीडीएफ कलेक्ट कर लिया हूं जो मैंने पढ़ाया है और जो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं उसी के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। याद रखना, समरी लेक्चर देखना उससे पहले आप शॉर्ट नोट्स एक बार उठा के देख लेना, जो शॉर्ट नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट नोट्स में वो सारी चीजें लिखी हैं जो आपके काम की हैं। ठीक है भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, सबसे पहले मैं लॉगरिथम सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं? लॉगरिथम सिखाता हूं। जी हां, मैं टाइम को बचाने के लिए लेक्चर को लिख लिया हूं, क्योंकि बेटा मेरा मानना है कि समरी लेक्चर में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हर एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ूंगा। ठीक है भैया, ध्यान से समझेंगे भाई। अगर मैं बात करूं log ए वाई बराबर एक्स, तो ये होता है इनपुट, ये होता है बेस और ये होता है आउटपुट। ठीक है भैया, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर ए की पावर एक्स। और log 0 डिफाइंड नहीं होता है, log 1 0 होता है, log 2 0.30 होता है, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है और 0.85 होती है। इसे हम जनरली 0.8 के नाम से याद रखेंगे। 0.8 के नाम से याद रखें। log 11 की वैल्यू अगर 1.02 लेते हो तो जो एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के क्वेश्चन दिए गए हैं उनसे मैच करेगा। तो क्वेश्चन को मैच कराने के लिए, आंसर को मैच कराने के लिए log 11 की वैल्यू कई बार बहुत सारे टीचर्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो गलती कर रहे हैं, सही है, 1.02 लेते हैं, उसे आंसर मैच करता है। उसका भी अपना एक रीजन है, लेकिन छोड़ो ना, अपने को क्या करना, अपने को फोकस करना है। ठीक है भैया, चलो सर अच्छी बात है। log 10 की वैल्यू 1 होगी, log 100 की वैल्यू 2 होगी, log 1000 की वैल्यू 3, क्योंकि log वैल्यू जानना जरूरी है। log a इंटू बी जो होगा, log a इंटू बी जो होगा वो log a प्लस log b होगा, लेकिन बेस सेम रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है सर, अच्छी बात है। log a बाई बी जो होगा वो log a माइनस log b होगा, log a माइनस log b होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। log बेस 10 a की पावर x जो होगा वो, ये जो पावर है ना ये आगे चला जाता है, तो आ जाता है x log 10 a। 10 क्या है? बेस है। ठीक है भैया, एंटी लॉग कैसे सिखाते हैं लोग? एंटी लॉग पता नहीं कैसे सिखाते हैं, मेरे को आज तक तो समझ में नहीं आया। हम मैथ पढ़ते थे तो हम लोग डेटा याद रखते थे वो पीछे देखने के लिए, उसकी जरूरत नहीं है। हमने ऐसे ही सीखा अपने टीचरों से, मैं ऐसे ही सिखाता हूं। अगर log 10 टू दी पावर, log 1 की वैल्यू बेस 10 पे 0 है तो 10 टू दी पावर 0 भी तो 1 होगा, बिल्कुल होगा सर। तो एंटी लॉग लेने की जरूरत नहीं है। अगर 0.10 टू दी पावर 0.3 फंस रहा है, यानी उसकी वैल्यू 2 है। कितने लॉग की वैल्यू है? log 2 की वैल्यू है। ये कितने लॉग की वैल्यू है? 3 की है। ये कितने लॉग की वैल्यू है? 4 की है। बस आ गया एंटी लॉग। ये कितने की वैल्यू है? log 5 की है। ये कितने की है? log 6 की है। ये कितने की है? log 7 की है। ये कितने की है? log 10 की है। कहता हूं बस 10 टू दी पावर ही तो निकालना था, 10 के पावर ही निकालना था मेरे भाई। परेशान मत हो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपने एक लेक्चर किया है। बहुत डिटेल में देखना हो तो लेक्चर देख लो। ठीक है भैया, अब एसिड के बारे में बात करें तो एसिड 3 टाइप के हमने कैटेगराइज किए हैं एसिड बेस थ्योरी में। एक अर्हीनियस है, एक ब्रॉन्स्टन लॉरी है, तीसरा लुईस है। ठीक है भैया, अर्हीनियस कहता है कि जो पानी में H प्लस दे देगा वो एसिड है, और जो पानी में OH माइनस दे देगा वो बेस है। तुमने कहा इसमें कौन सी नई बात है, हम भी जानते हैं। तुमने कहा ठीक है, जानते तो सब है, तो ध्यान रखते। क्या लिखा? विच गिव H प्लस आयंस, H प्लस आयंस इंटू एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया पानी में। ये सारे एसिड पानी में क्या देंगे मेरे भाई? ये सारे एसिड पानी में आपको H प्लस प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? H प्लस प्रोवाइड करेंगे। तो तुमने कहा सही है भाई, अगर H प्लस प्रोवाइड करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो H3BO3 होता है ना, इसको आर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं। ये अर्हीनियस एसिड नहीं होता है, ये अर्हीनियस एसिड नहीं होता है, क्योंकि ये H प्लस प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि ये H प्लस प्रोवाइड नहीं करता है।
और लगे हाथ हमने एक जानकारी भी सीख ली कि जितने H प्लस हैं उतना देगा जरूरी नहीं है। जितने लोग फोन से जुड़े होंगे, फोन मतलब हेलो बेबी वाला फोन नहीं, फोन का मतलब है कि जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़े होंगे वही दिए जाएंगे। तो ये 3 जुड़े हैं तो 3 H प्लस है, इसमें 2 जुड़े होते हैं तो 2 H प्लस देता है, इसमें 1 जुड़े होते हैं तो 1 H प्लस होता है। इसलिए इसका फैक्टर 3, इसका 2, इसका 1। तुमने कहा सर रट्टा मरवा रहे हो? हमने कहा हाँ रट्टा तो मरवाएंगे, पढ़ा चुका हूं तो रट्टा मरवाऊंगा ही। जो OH माइनस आयंस दे देगा वो एक्वा सॉल्यूशन में जो OH माइनस आयंस दे देगा वो बेस कहलाएगा। सारे OH वाले, जितने भी OH वाले हैं सारे क्या हो जाएंगे? अर्हीनियस बेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अर्हीनियस बेस कहलाएंगे। जैसे NH3 अमोनिया भी बेस है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसको हम अर्हीनियस बेस नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसमें, क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि वो लोन पेयर वाला है और लोन पेयर वाला लुईस होता है। ओके, इसमें एनसीईआरटी में गजब की जानकारी दी है कि जब तुम पानी में डालोगे ना किसी एसिड को तो पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ने लगते हैं। तुमने कहा अच्छा, अगर एक पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ओके, एक पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तो H3O प्लस बनेगा। क्या बनेगा? H3O प्लस बनेगा। 2 पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तो H5O प्लस बनेगा। क्योंकि क्या करना है, अरे H2O को 2 से गुणा करके H प्लस ही तो जोड़ना है। 3 जुड़ेंगे तो H7O3 प्लस, 4 जुड़ेंगे तो H9O4 प्लस। ठीक है भैया, पानी में गुणा करके H प्लस ही तो जोड़ना है। जोड़ दिया सर, पूछा भी जाता है। OH माइनस भी हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है तो एक H2O जोड़ दो OH माइनस में, 2 H2O जुड़ सकता है, 3 H2O जुड़ सकता है, 4 H2O जुड़ सकता है, और ये NH2O जोड़ दिया हमने। ठीक है ना, NH2O पानी में जोड़ दिया तो जितने H है उसको एक साथ लिख लिया, जितने ऑक्सीजन एक साथ लिख लिया, फिर चार्ज लगा दिया। सिंपल सा है भाई। ठीक है भैया। ब्रोंस्टन लॉरी एसिड, सभी अर्हीनियस एसिड ब्रोंस्टन लॉरी एसिड होते हैं। तुमने कहा ऐसी क्या बात कर रहे हो सर? क्यों ब्रोंस्टन लॉरी एसिड जो है अर्हीनियस एसिड है? क्योंकि देखो अर्हीनियस कहता है जो पानी में H प्लस देगा, और ब्रोंस्टन लॉरी कहता है कि देखो दुनिया के सारे एसिड जो H प्लस देते हैं, आई डोंट केयर किस में देते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस में दोगे, बस दे दो तुम। तो ऑल अर्हीनियस एसिड क्या कहलाते हैं? ब्रोंस्टन लॉरी एसिड कहलाते हैं। H प्लस देते हैं, H प्लस आयंस देते हैं किसी भी मीडियम में। क्या लिखा मैंने? एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में, थोड़ा सा किसी भी मीडियम। ओके, किसी भी मीडियम में। ठीक है भैया। अब HCl, HBr जितने भी एसिड हैं, H3BO3 बेटा, H3BO3 के बारे में ध्यान से समझ लो। H3BO3 क्या था? अरे H3BO3 क्या था? ना अर्हीनियस था और ना ही ये ब्रोंस्टन लॉरी है। ब्रोंस्टन लॉरी में बेटा ध्यान से समझना, जो H प्लस दे सकते हैं, जिनके पास H प्लस है, जरूरी नहीं कि वो H2O भी दे सकता है, NH3 भी दे सकता है, H2S भी दे सकता है, HS माइनस भी दे सकता है। क्या बात है, अरे HS माइनस के पास एक H प्लस है तो वो भी दे सकता है, तो इसलिए वो भी है। कह रहा है कि जो H प्लस आयंस एक्सेप्ट करता है, क्या करता है? एक्सेप्ट H प्लस आयंस। मैं इसको एक साथ लिख देता हूं, इसकी डिफिनीशन चेंज हो गई। अभी तक देने की बात हो रही थी, अब लेने की बात हो रही है कि जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा किसी भी मीडियम में, वो भैया क्या कहलाएगा? वो ब्रोंस्टन लॉरी बेस कहलाएगा। ब्लब 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 मतलब ब्रोंस्टन लॉरी बेस कहलाएगा। ठीक है भैया, ध्यान से देख लो, रिवीजन के टाइम में तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि तुमने इस चीज पढ़ा है। तुमने कहा Cl माइनस भी एक्सेप्ट कर सकता है, HS माइनस भी एक्सेप्ट कर सकता है, NH3 भी एक्सेप्ट करके NH4 प्लस बना सकता है, H2O भी एक्सेप्ट करके बना सकता है। तुमने कहा हमको कैसे पता चलेगा एक्सेप्ट करेगा? देख तरीका बता रहा हूं, जिनके पास लोन पेयर होगा, जिनके पास निगेटिव चार्ज होगा, वो एक्सेप्ट करेंगे। क्या बोला मैंने? जिनके पास निगेटिव चार्ज होगा और जिनके पास लोन पेयर होगा वो एक्सेप्ट करेंगे। वो क्या करेंगे? छक खींचेंगे, छक। समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में आया कि नहीं आया बेड़ो? सबको समझ में आना चाहिए मेरे भाई, सबको समझ में आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? और ये लेक्चर देख के पेपर तुम दे हुए और उसके बाद मिलाना मेरे से।
ये कुछ स्टार पॉइंट्स हैं। ब्रॉन्सन लोरी कॉन्सेप्ट में कोई भी परमानेंट एसिड और बेस नहीं होगा। रिएक्शन के हिसाब से नेचर बदल लेगा और जो एसिड और बेस दोनों शो करेंगे उसको एम्फीप्रोटिक कहेंगे। एम्फोट्रिक नहीं बोलते। कई बच्चे बोले थे एम्फोट्रिक, क्या नहीं, एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। मेरा मन है देने का तो मैं दूंगी, मेरा मन है लेने का तो मैं लूंगी। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है कि एम्फीप्रोटिक, 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 एम्फीप्रोटिक। ठीक है भैया, दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। ठीक है, समझ में आया भैया? ठीक है। कंजुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी क्या है? जो एसिड है उसका कंजुगेट बेस कहलाता है, जो एसिड है उसका कंजुगेट बेस कहलाता है, जो बेस है उसका कंजुगेट एसिड कहलाता है। अब एसिड है तो H प्लस देगा, यानी कि H माइनस निकालोगे तब कंजुगेट बेस बनेगा। बेस है तो H प्लस लेगा, यानी कि H प्लस जोड़ोगे तो कंजुगेट एसिड बनेगा। खत्म खत्म खत्म, टाटा बाय। अगर एसिड है कंजुगेट बेस बनेगा, बेस है तो कंजुगेट एसिड बनेगा। स्ट्रॉन्ग का कंजुगेट वीक होता है, वीक का कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होता है। तो वीक एसिड लोगे तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बनेगा, वीक बेस लोगे तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे तो वीक कंजुगेट बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो वीक कंजुगेट एसिड बनेगा। तुमने कहा सर हमको कैसे पता चलेगा? अभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में रट्टा मरवाऊंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रट्टा मरवाऊंगा मेरे भाई। क्या मरवाऊंगा? रट्टा मरवाऊंगा। चलो भाई, अच्छी बात है, आओ समझते हैं। अच्छा, एम्फीप्रोटिक थोड़ा सा पीछे हो गया था, कोई बात नहीं। अच्छा, एम्फीप्रोटिक ये बीच में आ गया था। ओके, इतना समझ लो, एम्फीप्रोटिक बात समझ लेंगे। एसिड बेस, देखो पानी का नेचर बदल रहा, मैंने बोला ना कोई भी परमानेंट नहीं होता है। यहां पे ये H प्लस अपना एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस है, यहां पे H प्लस अपना दे रहा है तो एसिड है। ये दे रहा है तो एसिड है, ये ले रहा है तो बेस है। खत्म, कोई टेंशन नहीं। ठीक है भैया, मैंने बोला कंजुगेट एसिड कैसे बनाओगे? जैसे NH3 है तो कंजुगेट एसिड बनाने के लिए H प्लस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस के जैसा काम करेगा। अगर तुम्हें कंजुगेट बेस बनाना है तो H प्लस निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? H प्लस निकालना पड़ेगा। देखो, बेस होगा तभी कंजुगेट एसिड बनेगा, एसिड होगा तभी कंजुगेट बेस बनेगा। क्या मेरी बात से सहमत है सभी लोग? क्या मेरी बात से बड़ो सहमत है? सहमत तो है सर। एम्फीप्रोटिक, ओके, मुझे लग रहा है इसको ऊपर कर देते हैं। क्यों? हाँ, इसको यहां कर देते हैं। ठीक है भैया, एम्फीप्रोटिक एक साथ हो गया, कंजुगेट एसिड बेस पेयर एक साथ हो गया। पढ़ लो। हमने कहा कैसे पहचानोगे? विच एक्ट ब्रॉन्स्टन लोरी एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टन लोरी बेस। लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए एंड रिप्लेसेबल H प्लस होने चाहिए। अब देखो ये क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसमें H नहीं है, H कैसे नहीं है तो कैसे देगा? यानी कि नहीं है। NH3 दे ले सकता है, H2O दे ले सकता है, H2SO4 के पास देने के लिए तो है, लेने के लिए व्यवस्था नहीं है। लेकिन बेचारा कहां रखेगा? ये कुछ स्पीसीज है। ठीक है भैया, ठीक है। लुईस एसिड मैंने याद करा था, लाला। लाला मतलब जब कभी भूलने लगो तो लाला याद रख लेना, लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड कहलाता है। लोन पेयर जो एक्सेप्टर होता है वो लुईस एसिड कहलाता है। क्या कहलाता मेरे बाबू? लुईस एसिड कहलाता है। जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो लुईस एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड कहलाते हैं। ठीक है सर। तो कैसे हम पहचानेंगे कौन एक्सेप्ट करेंगे? जिनका ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। बिल्कुल सही बात है। जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। वैकेंट ऑर्बिटल कहां पढ़ोगे? इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे। कैसे? तुम्हें पता चल जाएगा, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता, जैसे एल्युमिनियम। ठीक है ना भाई? ओके। अब
केटायन है मेरे भाई, तो आपको भी पता कि केटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तो खुद ही कर, आओ मुझे दो, मुझे लेना है, मुझे लोन पेयर चाहिए, मुझे लोन पेयर दे दो, मैं लोन पेयर को पीऊंगा, मैं लोन पेयर को पी के बड़ा हो जाऊंगा। लुईस एसिड कह रहा, मैं नहीं कह रहा। तो जितने भी कार्बोकेटायन है जो परमानेंट चार्ज होते हैं ना, जैसे फर्स्ट डे सेकंड डे वाले केटायंस हैं Mg+2, इन पे जो चार्ज होता है ना, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Na+ आता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट इसलिए करता है क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है भाई, समरी लेक्चर मैं उसी हिसाब से दे रहा हूं कि आप सभी लोग लेक्चर अटेंड करके आए हो। ठीक है, ये दोनों क्यों नहीं है सर? क्योंकि बेटा ये H2O ने H+ एक्सेप्ट करके तब कार्बोकेटायन बनाया है, इसका कमी नहीं है, कंप्लीट है मामला, सब पेट भरा है। पोलर पाई बॉन्ड, अगर पोलर पाई बॉन्ड है तो क्या होगा? बताएं भाई, तो क्या होगा? पोलर पाई बॉन्ड है तो क्या होगा? पोलर पाई बॉन्ड होने का एक फायदा है, अपना एक अलग ही फायदा। क्या फायदा है? कि बेटा उस पे जो चार्ज आएगा ना, उस पे कार्बोकेटायन बोल, उस पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों आएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो अटैक करेगा कहां? लोन पेयर पे। उसे चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इसका सेंट्रल एटम एक्सेप्ट करेगा। एक लाइन ऐड कर दूं, सेंट्रल एटम पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि सर इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ रहा है, तो सर दे भी तो सकता नहीं रे बाबा। हम यहां पे बात कर रहे हैं सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की। अगर सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात आती है तो हम बात करें। ठीक है ना, सीखोगे ये, आगे चलोगे। लुईस बेस, क्या बोलेंगे? लुईस बेस, ये आजा भाई, अरे माही परेशान मत। ठीक है भैया, लुईस बेस, लुईस बेस जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे, जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे, कैसे? जब मेरे पास डोनेशन के लिए कुछ होगा तभी तो डोनेट करूंगा। अगर मेरे पास डोनेशन के लिए कुछ है ही नहीं तो सोचो मैं कैसे डोनेट कर सकता हूं। नाखून बड़े बड़े हो गए, कोई नहीं, काट लेंगे। लोन पेयर और निगेटिव चार्ज होने चाहिए। जितने भी लोन पेयर निगेटिव चार्ज है सब डोनेट करेंगे, सब लुईस बेस। जितने भी निगेटिव चार्ज लोन पेयर हैं सब देंगे। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। दो भैया, हमें क्या? नॉन पोलर पाई बॉन्ड, याद रखना कभी कभी ये भी काम करता है। ये लोग कहते हैं आओ मैं दूंगा या मैं दूंगी, आओ मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर को मैं दूंगी। अरे तभी तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। ओके, चलिए। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, एक वीक होता है, एक स्ट्रांग होता है। एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसका डिसोसिएशन होता ही नहीं है, सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? विच प्रोवाइड्स आयंस इनटू एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करेंगे वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के? दो। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जिसका डिसोसिएशन कितना? 0 से 1 के बीच है। परसेंट बोलूं तो कितना हो जाएगा? 0% से 100% के बीच है। ठीक है, जैसे वीक एसिड, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? जिनका 100% आयनाइजेशन होता है, जिनका 100% आयनाइजेशन होता है, जिनका अल्फा 1 होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल सॉल्ट। अब तुम्हें यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस याद करना पड़ेगा। उसका रीजन है, सॉल्ट तो तुम पहचान ही लोगे,
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर तुम्हें याद हो जाएगा तो मेरे भाई तुम पहचान लोगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है। चलो भाई ध्यान समझते हैं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाले को याद रखना है, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो वीक है। दुनिया का सारा एसिड जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो वीक है। इन सातों को छोड़ के इन सातों को छोड़ के मेरे भाई, इन सातों को छोड़ के सुनो, इस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ में ना बड़ा लोचा है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ये मैंने आपको रेफरेंस भी बता दिया कि मैंने किस बुक से लिखा था, लेकिन इसमें लोचा है। कई लोग बता रहे हैं HI का ज्यादा, H2SO4 का कम है। मैंने पीके वैल्यू भी देखी। तो ऑर्डर की बात नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई पूछे तो याद रख लेना। अगर कभी कोई पूछे कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अगर कोई पूछे तो वो HClO4। ठीक है भैया, HClO4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आता है इनमें, मिनरल्स एसिड में। ठीक है, रीजन क्या है? रेजोनेंस की स्टेबिलिटी। ये तो मैं ऑर्गेनिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी के और पीके वैल्यू पे हम बताते हैं। ठीक है भाई, बीक एसिड क्या है याद ही नहीं करना, ये सातों याद कर लो। HClO4, HClO3, H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI। ठीक है भैया, याद हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस याद कर लो, जो ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड हैं या ऑक्साइड, ऑक्साइड भी तो होगा। अरे ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो हाइड्रोक्साइड भी होगा, सही बात है। अगर ये हाइड्रोक्साइड है तो इनका ऑक्साइड भी तो होगा, बिल्कुल सही बात है। इनका ऑक्साइड भी कैसा होगा मेरे भाई? इनका ऑक्साइड भी बेसिक होगा। अरे ऑक्साइड को पानी में डालने पे बेसिक ऑक्साइड है तो बेस देगा, एसिडिक ऑक्साइड है तो एसिड देगा। समझ में आया क्या बेटो? वीक बेस कौन है? जो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है वो सारे वीक बेस हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। मोलरिटी निकाली थी हमने, कितना आया था? 55.55। कैसे निकाली है देख लो। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर मान लिया, तो मास 1000 हो जाएगा। मोल निकाल लो 1000 का, 55.5 मोलरिटी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, अल्फा निकालना है। आपको पता है कि H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होती है न्यूट्रल में। ठीक है भैया, H+ और OH- दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है? H+ और OH- दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है? 10⁻⁻7 होती है। और हमको पता है ये बात, हमको ये बात पता है, तो C अल्फा के बराबर कर दिया। किसके बराबर? C अल्फा के बराबर कर दिया। तो यहां से C पता है, अल्फा निकाल लिया, 1.8 इंटू 10⁻⁹ आ गया। ये याद रखना था। ओके सर। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर पूछा है, के पूछा है। आयनाइजेशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट दोनों अलग अलग होता है, लोग कंफ्यूज्ड होते हैं इसमें। आयनिक प्रोडक्ट अलग है, आयनाइजेशन कांस्टेंट अलग है। आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है? जो तुम डिसोसिएट किए हो H+ OH- अपॉन H2 की कंसंट्रेशन, और आपको पता है तो कितना आ जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁻16 आ जाएगा। ठीक है भैया। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? वो होता है Kw बराबर H+ OH-, और इसकी वैल्यू तुम रख दोगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर मामला चल रहा है, तो वो 10⁻⁻14 होता है। क्या होता है? 10⁻⁻14 होता है। 10⁻⁻14 होता है। और इसी को क्या बोलेंगे? इसी को Kw बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Kw बोलेंगे। 10⁻⁻14। आइए पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन सीखते हैं। पीएच कैसे निकालते हैं? -log(H+) पीएच होता -log(OH-). ध्यान रखना, कंसंट्रेशन को छोड़ दो तो पी की पावर फलाने -log फलाने होते, तुम्हें ही पता है। तुमने कहा सर ये सब चीजें हम जानते हैं। आगे बढ़ो। रिलेशन बिटवीन पीएच, पीएच और पीकेडब्ल्यू, तुमने कहा इसको भी प्रूव कर देते। तुमने कहा कैसे करोगे? हमने कहा अभी तो केडब्ल्यू निकाला था, केडब्ल्यू बराबर H+ OH- आया था, लॉग ले लिया। ठीक है, लॉग खोल दिया, माइनस साइन ले लिया।
माइनस साइन लेने का फायदा है कि तुम्हें पावर में चीजें अच्छे से मिल जाएंगी। पीकेडब्ल्यू और पीएच प्लस पीएच। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीकेडब्ल्यू क्या होगा? 14 होगा। क्यों? क्योंकि केडब्ल्यू क्या 10⁻⁻14 है। अरे मेरे भाई, अगर केडब्ल्यू 10⁻⁻14 है तो पीकेडब्ल्यू तो 14 हो जाएगा ना यार। ऐसी बात कर रहे हो तुमने कहा हाँ सर हो तो जाएगा, आप सही बोल रहे हो। और टेम्परेचर बढ़ाने पे केडब्ल्यू बढ़ेगा तो पीकेडब्ल्यू घटेगा। तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड कर दोगे तो पीकेडब्ल्यू 12 हो जाएगा। अगर 120 डिग्री कर दोगे तो पीकेडब्ल्यू 11.5 के पास आ जाएगा या 11 के आसपास। ठीक है भैया, याद रखें वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है, कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 से कम आ रही है तब तो ठीक है। कम आ रही, हाँ कम आ रही तो ठीक है, नहीं तो ये वैलिड नहीं होगा। जैसे आप बोलो कि HCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 2m है तो नहीं निकाल सकते, डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना। और ऑप्शन में अगर माइनस में दे रहा तो माइनस में लिख लेना, क्योंकि माइनस में पीएच तो होता नहीं। 0 से 7 जो होता है वो एसिडिक होता है, pH > 7 होता है तो बेसिक होता है। अगर इसी को मैं पीवेच स्केल बना देता, पीवेच स्केल में क्या हो जाता? 0 से 7 पीवेच क्या होता? बेसिक होता, और 7 से 14 वाला वो एसिडिक होता। अगर वो POH स्केल होता तो ठीक है ना। 7 से 14 बेसिक, 0 से 7 एसिडिक में। यहां तक कंफ्यूज हो जाओगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो पानी होगा, ठीक है ना। H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होगी, OH की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होगी। तो 10⁻2 है, खट से निकाल लिया, 3 है निकाल लिया, 4 है तो निकाल लिया। डाइल्यूशन कब कंसीडर करना? और एक कैलकुलेशन में मैंने सिखाया कि H प्लस की कंसंट्रेशन अगर A इंटू 10⁻B है तो pH B माइनस log A लिख सकते हो। तो देख लो, इसमें भी देख लो, ये आगे कैलकुलेशन कर लिया। ठीक, ओके। ठीक है भैया, ये सवाल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा रहने दो, तुम देख लो सवाल कैसे निकाला है। ठीक है, डिलीट नहीं कर रहा हूं। डाइल्यूशन कब कंसीडर करोगे? जब H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻6 या उससे कम आएगी, तब H प्लस नेट निकालेंगे। वो आएगा 10⁻x प्लस 10⁻7। 10⁻x क्या? जो गिवन होगा। जैसे 10⁻5 MSCl है तो pH 5 हो जाएगा, लेकिन 10⁻6 MSCl है तो इसमें डाइल्यूशन करना पड़ेगा। तो डाइल्यूशन ऐड करोगे तो 11 इंटू 10⁻6 आएगा बहुत आसपास। तुम कहोगे सर कि पहले भी तो ठीक ही आ रहा था, पहले भी तो 6 ही आ रहा था, 5.96 करके क्या उखाड़ लिया? नहीं उखाड़ा नहीं है कुछ, लेकिन ऑप्शन जब बनाएगा ना 5 से 6 के बीच होगा, 6 होगा, 6 से 7 के बीच होगा, तब ले लेना, तो 6 लगा के आना। ठीक है ना, बाबा जी की ठुल्लू मिलेगा। आइए मिक्स कर देते हो। मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स कर रहे हो, तो बेटा वहां पे H प्लस की कंसंट्रेशन N1B1 प्लस N2B2 अपॉन B1 प्लस B2 आएगी, वो मैंने करके दिखा दिया है। ये जो H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी ना, यहां से pH निकाल सकते हैं। pH बराबर लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस, जो भी H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी। ठीक है भैया। अच्छा, N नॉर्मलिटी क्या होता है? मोलरिटी इंटू N फैक्टर होता है। क्या होता है? मोलरिटी इंटू N फैक्टर होता है। तो मैंने एसिड की नॉर्मलिटी भी बता दी। इसका 1, इसमें 2, इसमें 3, 2, 1, 1। एसिड की बेसिसिटी रिप्लेसेबल H प्लस, बेस की बेस एसिडिटी रिप्लेसेबल OH माइनस, वही N फैक्टर होता है। आप आगे डिटेल में सीखोगे रेडॉक्स में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एक सवाल हमने करके दिखाया, ये आप सवाल देख लेना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस बेस पे चलता है। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस है। बस याद रखना कि POH निकालेंगे यहां पे, इससे माइनस लॉग ऑफ OH माइनस से। और जैसे POH आ जाएगा तो pH कैसे निकालोगे? 14 माइनस POH करके, 14 माइनस POH करके यहां से निकाल लेना। ठीक है भैया, चलो अच्छी बात है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर लगा रहे हो तब दिमाग से ध्यान रखना, एसिड का मैंने NaVA मान लिया, बेस का NbBB मान लिया। ठीक है भैया, ये फाइनल बना। फाइनल पता करना, फाइनल क्या करना है? पता करना है।
तो अगर NaVA की वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक सॉल्यूशन है, तब H+ आएगा। और किसमें से घटाओगे? NV में से दूसरा NB घटाओगे जो बेस का है। अगर NbVB घटाता ना तो उसमें से उसको घटाओगे तब सॉल्यूशन बेस वाले का ज्यादा आएगा, क्योंकि बेस का नॉर्मलिटी वैल्यूम ज्यादा है। ओके, अगर बराबर हो गए तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इस सिचुएशन को बोलते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कभी कोई बोले कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो NB बराबर कर देना। क्या कर देना मेरे भाई? NB बराबर कर देना। एक ओस्टवाल डाइल्यूशन लाया है, उसमें कहता है कि पानी बढ़ाने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। तो हमने कहा डायरेक्ट लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा, ये डेरिवेशन है। AB कोई वीक सॉल्ट टूट गया A+B- में, तो कंसंट्रेशन C होगी, तो आपको सिखाया मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में C- C अल्फा होगा, C अल्फा C अल्फा। वहां से K निकाल लिया, अल्फा <1 ले लिया, तो अल्फा बराबर √K/C आ गया। अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल √C होगा, तो यानी कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √V हो जाएगा, क्योंकि C और V इनवर्स होते हैं। तो वॉल्यूम बढ़ाओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, क्योंकि अल्फा ही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अल्फा ही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है मेरे भाई। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? अल्फा ही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है भैया। और इसी पे एप्लीकेशन है कि अगर वीक एसिड ले लोगे तो कैसे होगा? तो सब कुछ सेम है। यहां पे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होगा उसे K से रिप्रेजेंट करेंगे। K को लिखने का तरीका ये है, H+C अल्फा होता है जो √K/C हो जाएगा, और अल्फा बराबर √K/C हो जाएगा। अब इसका कंपैरिजन भी कर दे रहे हैं। अब इसका कंपैरिजन भी कर दे रहे हैं। ठीक है भाई। ठीक है, ये डेरिवेशन था, ये मोनोबेसिक बेस का है, ये भी इसका डेरिवेशन आप देख लेना, मैं ये कंपेयर करता हूं। ठीक है, ये एसिड है तो सारे H+ होंगे, अल्फा होगा, K होगा। K हो जाएगा C⁴/1 - अल्फा, अल्फा बराबर √K/C हो जाएगा, H+ बराबर C अल्फा हो जाएगा। तो C अल्फा में हम अल्फा की वैल्यू अगर पुट कर दें तो √K/C हो जाएगा, pH हो जाएगा ½ pK - ½ log C। ठीक है भैया, हाफ बाहर ही रख लिया हमने। वीक बेस है तो Kb यूज करेंगे, pH आएगा, Kb बराबर C⁴/1 - अल्फा, अल्फा बराबर √Kb/C होगा। OH- की कंसेंट्रेशन C अल्फा होगा, और OH- बराबर क्या हो जाएगा? √Kb/C हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई क्या भैया? बिल्कुल समझ में आ गई बात। और pH बराबर इतना आ जाएगा, तो pH 14 में से घटा के निकाल लेंगे। ठीक है भैया। सुनो, अगर पॉलीप्रोटिक एसिड आ जाए तो याद रखना, जो K होता K1 K2 K3 होता है, और K1 हमेशा K2 K3 से बड़ा होता है, क्योंकि पहला निकालना आसान होता है। अगर K1 बड़ा है तो pK1 छोटा होगा, क्योंकि वो इनवर्स होता, pK बराबर होता -log(K). तो K1 K2 K3 होता है, तो यहां पे pK1 < pK2 < pK3 होगा। अगर डाइप्रोटिक है तो सिर्फ K1 K2 होगा, और अगर ट्राई है तो K1 K2 K3 होगा। ठीक है ना, समझ गए? ठीक है। ये मैंने प्रूव भी कर दिया कि कैसे आएगा, और एसिडिक स्टेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K, इनवर्सली प्रोपोर्शनल pK। ठीक है ना, 1/Kb और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल pKb। ठीक है भैया। पॉलीप्रोटिक बेस होगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस Kb बराबर Kb1 × Kb2 × Kb3, Kb1 > Kb2। ठीक है ना भैया, समझ में आ गया? अरे एसिड की जगह बेस कर दो यार। K क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Kb क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट एसिड बेस के लिए ही लगा सकते हुए, और इसके लिए आपको कैलकुलेट करके डिराइव करके मैंने दिखा, सिर्फ रिजल्ट याद कर लो। K × Kb Kw आया है, और K × Kb 10⁻⁴ होगा। तो K × Kb 10⁻⁴ है, तो Pk + Pkb बराबर Pkw लिख सकते हैं, यानी कि Pk + Pkb बराबर 14 होगा। याद रखना, कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए लगाना है, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए लगाना। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ में। कॉमन आयन इफेक्ट में आयन कॉमन होने चाहिए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा कम टूटेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूटेगा। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूट जाएगा तो सॉल्यूशन में अपना पूरा जलवा दिखाएगा,
हैं, पूरा जलवा दिखाएगा, हिलाएगा सॉल्यूशन को, तो वो पीछे जाने लगेगा। वो क्या करेगा, पीछे जाने लगेगा, क्योंकि H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो पीछे की तरफ आएगा। ठीक है भैया, तो पीछे जाने का मतलब हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 3 चीजें आप यूज कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड पीछे यूज किया था, स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया, और यहाँ पे सॉल्ट यूज करके समझाया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। ऑड आयन इफेक्ट में H+ OH- मिलकर पानी बनाएंगे, और जब H+ OH मिल से पानी बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन ठक 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 बहुत तेजी तेजी चलेगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। जे स्टार बताया था मैंने हाइड्रोलिसिस के लिए। हाइड्रोलिसिस केवल बी पार्ट का होगा। सॉल्ट 2 पार्ट से मिलकर बनता है, एक एसिड का पार्ट, एक बेस का पार्ट। एसिड का जो पार्ट होता है वो एनाइन होता है, जो बेस का पार्ट होता है वो केटाइन होता है। अगर सॉल्ट तोड़ के एसिड बनाना है तो एनाइन वाले में H+ जोड़ देना है, केटाइन वाले में OH- जोड़ देना, खत्म। वीक एसिड एनाइनिक हाइड्रोलिसिस करता है, वीक बेस केटाइनिक हाइड्रोलिसिस करता है। सॉल्यूशन का नेचर स्ट्रॉन्ग पर डिपेंड करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे तो बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करोगे तो एसिडिक होगा। ठीक है, अब मैंने इसको एक साथ बता दिया। स्ट्रॉन्ग है तो हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, pH 7 होगा। वीक बेस है तो बेसिक का हाइड्रोलिसिस होगा। बेसिक का मतलब बेस का केटाइन होता है, यानी कि केटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा। स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। दिमाग समझ में आया जो जे स्टार बताया। तो KH बराबर KW/KB हो जाएगा। जो वीक है उसी का हाइड्रोलिसिस हो रहा तो उसी का KB यूज होगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा, √KB/KB × C, KW/KB × C। तो pH 7 से कम होगा, pH 7 से कम होगा तो 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ log C। यहां देखो 7 से ज्यादा होगा तो 7+ हो जाएगा, याद आया कुछ। और यहाँ पे वीक कौन है, एसिड है, तो KW/K हो जाएगा। जहां जहां KB यूज किया था वहां K यूज कर देना। अगर वीक एसिड वीक बेस हो जाए तो दोनों का होगा, क्योंकि दोनों वीक हैं, और दोनों का होगा तो अप्रोक्स 7 होता। KH बराबर KW/K। यहां वीक बेस था तो KB, वीक एसिड था तो K, दोनों वीक है तो K × KB। तो H बराबर क्या हो जाएगा, √KW/K × KB, जिसे हम लिखते हैं H बराबर √KH। कितनी बात समझ में आई, ओके। याद रखना ये इंडिपेंडेंट होता है, H बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इंडिपेंडेंट होता है किससे, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो 7 + हाफ PK माइनस हाफ PKB। अगर PK की वैल्यू ज्यादा PKB से तो 7 से ज्यादा आएगा, कम है तो 7 से कम आएगा, और बराबर है तो 7 आएगा। ठीक है भैया, ठीक है, हाइड्रोलिसिस है, ये चार्ट याद रखो बस। बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन में आप एसिड बेस सॉल्ट थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि भर भर के मिला रहे हो, थोड़ा सा मिलाओगे तो वो रेजिस्ट कहेगा रुको जरा सब्र करो, थोड़ा सा रोकेगा कि नहीं चेंज नहीं करना। बस जैसे शैम्पू ले लो, यूरिन ले लो, ब्लड ले लो, ये सारे नेचुरल एग्जांपल हैं। ठीक है भैया। ठीक है भैया, डिफिनीशन आपको पता है स्मॉलेस्ट अमाउंट में क्या क्या प्रॉपर्टी है, पीएच वीएच चेंज नहीं होता है। 3 टाइप के, एक सिंपल बफर होता है जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट का, आपको पता है इसका पीएच अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। मिक्स्ड बफर 2 टाइप के होते हैं, एक एसिडिक होता है एक बेसिक होता है। एसिडिक में वीक एसिड और उसी का जो पार्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बनाना चाहिए। ठीक है ना, जिसे हम लिख देते हैं वीक एसिड प्लस कंजुगेट आयन। तो कंजुगेट आयन होगा तभी हम मानते हैं कि वो एसिडिक बफर होगा। जैसे CH3COH वीक एसिड है, CH3CONA वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। ठीक है भैया, ये और ये भी लिख दोगे तो भी वो बफर सॉल्यूशन ही माना जाएगा। ठीक है। जैसे बफर बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वीक बेस और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। जाहिर सी बात है ना कि अगर वीक पार्ट होगा तभी तो हाइड्रोलिसिस होगा, सॉरी वीक पार्ट होगा तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा ना। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, वीक बेस और उसका कंजुगेट आयन। जैसे NH4OH ले लिया, वीक बेस है। आपको याद क्या रखना है, अगर आपको अच्छे से खेलना तो स्ट्रॉन्ग वाला याद कर लो, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस है
मेरे भाई वो समझ लेना तुम कि वो क्या कहलाएंगे, वीक कहलाएंगे। अब ध्यान से समझो। मैंने कहा विच ऑफ द पेयर विल नॉट फॉर्म एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर कौन बनाएगा? याद रखना कंजुगेट एसिड बेस पेयर होना चाहिए और एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए। अगर एक H प्लस का डिफरेंस नहीं है, देखो इसमें जैसे 2 H प्लस का डिफरेंस है तो ये वाला नहीं बनाता है। जैसे भाई ये तो बना सकता ना, इसके पास एक से ज्यादा रिप्लेस करने वाली स्थिति में है। तो यहां पे क्या करना है, जो कंजुगेट आयन है ना उससे चेक करोगे। देखो इसने एक H प्लस दे दिया, बन गया। इसने एक H प्लस दे दिया, बन गया। इसने क्या किया, एक H प्लस था उसको दे के सॉल्ट बना लिया, ये भी देगा। ठीक है ना भाई? ओके। तो इसका कंपेयर मैंने करवाया है, डेरिवेशन डिलीट कर देता हूं। ठीक ठीक, जरूरत नहीं है। ठीक है भैया? हाँ। अगर एसिडिक बफर का पीएच निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि पीएच बराबर होगा पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। इसका जो पीओएच होगा पीके, इसका पीएच नहीं पीओएच आएगा, हो जाएगा लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। इसका पीएच रेंज पीके से एक से ज्यादा एक कम होगा, इसका पीएच रेंज पीके भी से एक ज्यादा एक कम होगा। मैक्सिमम बफर एफिशिएंसी कब आएगी? जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड के बराबर हो जाएगी और यहां पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बेस के बराबर हो जाएगी। तो बेटा आपको पता सॉल्ट अपॉन एसिड 1 हो जाएगा, यहां पे सॉल्ट अपॉन बेस 1 हो जाएगा, तो पीएच बराबर पीक्यूएच हो जाएगा। पीएच बराबर पीके हो जाएगा तो मैक्सिमम बफर एफिशिएंसी आई। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ ना, कोई चेंज नहीं हुआ। अब ध्यान से समझो। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट मिला सकते हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें जितना सॉल्यूट चाहिए उतना ऐड है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि उसमें आप एक्स्ट्रा मिला देते हो तो नीचे प्रेसिपिटेशन हो जाता। नीचे क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ये पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है भैया? ये आपको पिछले वाले से देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। याद रखना एक होता सोलुबल सॉल्ट, एक होता पार्शियली सोलुबल सॉल्ट, एक होता स्पायरिंगली सोलुबल सॉल्ट। हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे। जब सॉल्युबिलिटी 0.1 m से ज्यादा होगी तो सोलुबल सॉल्ट होगा। याद रखना इसमें कंफ्यूजन होती है, 0.1 नहीं है, 0.01 नहीं है। और 0.1 से कम लेकिन 0.01 से ज्यादा तो उसे बोलेंगे पार्शियली सोलुबल सॉल्ट। और स्पायरिंगली सोलुबल मतलब बहुत कम सोलुबल कौन होगा? जिसकी सॉल्युबिलिटी 0.01 से ज्यादा होगी, जिसकी सॉल्युबिलिटी 0.01 से ज्यादा होगी, नहीं कम होगी। यहां पे गलत लिखा। सॉल्युबिलिटी कम होगी। यहां पे सॉल्युबिलिटी 0.1 से ज्यादा है। ठीक है, 0.1 से 0.1 से कम है तो यहां पे सॉल्युबिलिटी, हाँ ठीक है, 0.01 से कम हो। सही लिखा, सही लिखा है। 0.01 से कम हो सॉल्युबिलिटी, कम है, कम। ठीक है भैया, कोई भी सॉल्ट है निकाल दो, के इक्विलिब्रियम लिख लो, इसको बोलते हैं केएसपी। तो बेटा केटायन और एनायन की कंसंट्रेशन लिख दो। ठीक है भैया, गड़बड़ी मत करें। इसका स्टाइक्योमेट्री का अंदर से लेना देना नहीं, वो पावर से लेना देना। तुमने कहा समझ नहीं आया तो ये देख लो। ए बी टाइप का सॉल्ट है केएसपी एस स्क्वायर होगा और ए बी 2 टाइप का सॉल्ट है 4s क्यूब होगा। तो s बराबर केएसपी बाई 4 पावर 1/3 होगा। तुमने कहा ये सब जानते हैं। ए बी 3 टाइप का सॉल्ट हो और ए 2 भी 3 टाइप का सॉल्ट हो, कैसे निकाला? याद रखना 3b, यहां 3 मत लिख देना। अरे उससे क्या फर्क पड़ता, बी की कंसंट्रेशन लिखना ना। कुछ बच्चे यहां 3 भी लिख देते हैं और एग्जामिनर पूछता भी है, गलती कर देते हो, वो चीज मत करना। ठीक है ना भैया? ये निकाल लिया, ये निकाल लो। अगर किसी सॉल्यूशन में तुम सॉल्युबिलिटी निकालते हो तो याद रखना वहां पे जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे KSP/C आएगा। देखो AgCl के सॉल्यूशन में हम निकाल रहे हैं, AgCl की सॉल्युबिलिटी निकाले NaCl के सॉल्यूशन में, तो पहले से Cl माइनस कुछ था, अब AgCl S और S+C हो जाएगा। तो KSP का फॉर्मूला लगा देंगे, S निपटा देंगे क्योंकि ये छोटा होता है, तो KSP और S इंटू C।
S बराबर KSP बाई सी। पहले क्या था, पहले रूट KSP था, और बेटा 10 टू द पावर -20 का अगर रूट लोगे 10 टू द पावर -10 आएगा, लेकिन 10 टू द पावर -20 में 0.01 से भाग करोगे, मान लो सपोज कर लो, तो लेकिन वो बहुत कम आएगा, ठीक है ना भैया, वो ज्यादा आएगा। अरे 10 टू द पावर रूट ज्यादा बड़ा होगा, रूट क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। एक क्वेश्चन में मैंने बताया कि रूट KSP होता है, सॉल्यूशन में KSP बाई सी। इन कॉमन आयन प्रेजेंस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ये इंपॉर्टेंट। इन कॉमन आयन की जो प्रेजेंस में होगा वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। और अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा जैसे NH3 की प्रेजेंस में, किसके, NH3 की प्रेजेंस में, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। जैसे मिलाओगे खट 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 खट, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। एक लाइन और ऐड कर दिया। पूछा मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी KSP दे रखा है 4 इंटू 10⁻15 पानी में, ठीक है, 0.1 m में KSP बाई सी, KSP बाई सी, KSP बाई सी। तो बेटा C बढ़ता जाएगा, C घटता जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर ऑर्डर पूछता आपसे कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो बेटा सबसे ज्यादा तो A वाले की होगी, क्यों, क्योंकि पानी में है। फिर किसकी ज्यादा होगी, फिर उसके बाद वैल्यू निकाली हमने, सबसे ज्यादा होगी D की, फिर C की, फिर B की। कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। अब अगर CaCl2 सॉल्ट है, यानी कि Ab2 टाइप के सॉल्ट में निकाल रहे हो, जैसे कि पूछा है अभी NTA ने नीट में, तो KSP बाई 2C हो जाएगा। डेरिवेशन हमने आपको बता दिया, सॉल्युबिलिटी घटेगी। और अगर सॉल्युबिलिटी आप CaCl2 इन NaCl सॉल्यूशन पूछा, Ab2 सॉल्ट का AB सॉल्ट में पूछ रहा है, तो KSP बाई C स्क्वायर हो जाएगा, KSP बाई C स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मान लो AB2 टाइप का AB2 टाइप सॉल्ट पूछे, जैसे पूछे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ, अब आप सोच रहे होंगे ना इतना कम समय में कैसे हो गया, जब लिखा होता है ना तो समरी लेक्चर बहुत आसान होता है, मैं समझ गया हूं। सॉल्युबिलिटी ऑफ CdCl2 इन CaCl2, तो यहां पे जो KSP आएगा डेराइव्ड होके मैं बता देता हूं, जो सॉल्युबिलिटी आएगा वो KSP बाई 4C का स्क्वायर होगा। तुमने कहा हम कैसे मान लें, पीछे वाला देखो, अब यहां पे 2C होगा क्योंकि वो CaCl2, 2C, और बेटा यहां पे 2C का स्क्वायर 4C स्क्वायर कहता ये हो जाएगा, ठीक है ना भैया। तो आप शॉर्ट नोट्स रख लो साथ में, शॉर्ट नोट्स के साथ साथ इसको आप रिवाइज करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और ऐसे ऐसे करके एक एक चैप्टर की मैं समरी लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। हम लोग टाइम से पहले खत्म कर लेंगे, हम लोग टाइम से पहले समरी लेक्चर भी दे देंगे, मोल कॉन्सेप्ट से लेके हर एक चैप्टर का समरी लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर विदा लेते हैं, प्यार करते रहिए, पढ़ते रहिए, मोहब्बत बनाए रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।